हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 75 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बिमिंग डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर होता है और वो एक ब्रॉन्ज के बने हुए स्टैचू को स्टडी कर रहा होता है, जबकि वहीं पर एक बियर मॉन्स्टर आता है और उसे सूंघकर कहता है ये कोई स्टैचू नहीं है बल्कि इसके अंदर जो मॉन्स्टर है वो अभी तक जिंदा है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिमिंग और गुडाओ ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उस स्टैचू की तरफ देखकर कहते हैं वाकई में एक स्टैचू के अंदर एक मॉन्स्टर हो सकता है जो कि अभी तक जिंदा है, लेकिन ये स्टैचू हो सकता है कि हजारों साल पुराना हो। इसके अंदर का मॉन्स्टर अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है। बिमिंग उस स्टैचू की तरफ देखता और कहता है देखने में तो ये सिर्फ एक स्टैचू लग रहा है, किसी को भी नहीं लगेगा कि इसके अंदर का मॉन्स्टर जिंदा है। साथ ही बिमिंग सोचता है हो सकता है ये किसी किस्म का कोई मैजिकल स्पेल हो या फिर कोई स्पेशल टेक्निक हो जिसकी मदद से अंदर के मॉन्स्टर के ऊपर पीतल की लेयर चढ़ा दी गई है और उसे स्टैचू बना दिया गया है। वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अप्लाई करता है। बिमिंग जैसे ही उस स्टैचू के ऊपर अपनी की पावर को रिलीज करता है और उसे सेंस करने की कोशिश करता है कि वाकई में अंदर का मॉन्स्टर जिंदा है या नहीं। बिमिंग की सोल पावर की वजह से उसके कंधे पर से थोड़ा सा पीतल उतरना शुरू हो जाता है। बिमिंग कहता है ये तो पीतल नहीं है, ये पीतल जैसा लगता है लेकिन ये कोई खास स्पेशल मटेरियल है जिसको इस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर चढ़ा दिया गया है, बिल्कुल एक कोटिंग की तरह। इसके अंदर का मॉन्स्टर वाकई में जिंदा हो सकता है, लेकिन ये किस किस्म का स्पेशल मटेरियल है, ऐसा मटेरियल तो मैंने स्टार अलायंस में भी नहीं देखा। तो मुझे इस सारे स्टैचू के ऊपर से इस कोटिंग को हटाना है, तो मुझे और ज्यादा कल्टीवेशन की जरूरत होगी। बिमिंग अपने हाथ पर फायर ऑफ पुरगाटरी को रिलीज करता और कहता है मुझे देखना है कि इस कोटिंग के नीचे कौन सा मॉन्स्टर है और वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गुडाओ बॉस के हाथ में फायर ऑफ पुरगाटरी को देखकर कहता है बॉस तुम इसके साथ क्या करने वाले हो, तुमने फायर ऑफ पुरगाटरी को क्यों निकाल दिया। बिमिंग फायर ऑफ पुरगाटरी को रिलीज करता है और अपनी बॉडी को रिफाइन करना शुरू कर देता है, यानी कि बिमिंग यहाँ पर खड़े खड़े अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपनी सोल पावर की मदद से इस स्टैचू के ऊपर से कोटिंग को हटाकर अंदर के मॉन्स्टर को देख सके कि वो मॉन्स्टर कौन है। थोड़ी देर के लिए रिफाइनिंग करने के बाद उसकी फायर ऑफ पुरगाटरी गायब हो जाती है। गुडाओ कहता है लगता है कि बिमिंग ने अपनी रिफाइनिंग को कंप्लीट कर लिया है, अब बिमिंग लेवल अप हो चुका है। स्पाइडर क्वीन उसे कहती है हाँ तुम्हारे बॉस ने लेवल अप कर लिया है, मैं ये क्लियरली देख सकती हूँ कि बॉस की सोल पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बॉस अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ना सिर्फ बॉस बल्कि फायर ऑफ पुरगाटरी की वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, हालांकि मैं यहाँ से काफी दूर खड़ी हूँ। गुडाओ कहता है तो इसका मतलब फायर ऑफ पुरगाटरी वाकई में बहुत ज्यादा काम की चीज है, इसीलिए तो वो बूढ़ा हंटर और साथ में मास्टर फैंग इसको हासिल करना चाहते थे। बिमिंग लेवल अप होने के बाद फिर से आगे बढ़ता है और उस ब्रॉन्ज के स्टैचू के ऊपर अपना हाथ रखता है और साथ ही अपनी सोल पावर को उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। जैसे बिमिंग की सोल पावर उसकी बॉडी के अंदर जाती है, बिमिंग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये तो वाकई में एक जिंदा एनिमल है, इसके अंदर इसकी हड्डियां भी हैं, इसकी वेन्स भी हैं और इसका दिल भी है। बिमिंग कहता है मुझे तो लगा था कि स्टार अलायंस वालों ने बहुत ज्यादा रिसर्च कर ली है और वो साइंस में बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जिससे किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म को सालों तक प्रिजर्व किया जा सके। अगर मैं इसके ऊपर से ये पीतल की कोटिंग को हटा सकूं तो इसके अंदर से जो मॉन्स्टर निकलेगा शायद वो स्टार अलायंस वालों के साथ फाइट करने में हमारा साथ दे। बिमिंग जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और गुडाओ और डीमन क्वीन से पूछता है यहाँ पर डीमन रिफाइनिंग टावर में मेरे अलावा और भी ज्यादा लोग हैं। स्पाइडर क्वीन बिमिंग से कहती है यस मास्टर, जबकि आपने डीमन रिफाइनिंग टावर को अपनी सिटी के लोगों के लिए ओपन कर दिया था कि वो लोग यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये यहाँ पर रोजाना हजारों की तादाद में लोग आते हैं अपने आप को रिफाइन करने के लिए और अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। इस वक्त काफी ज्यादा रात हो चुकी है लेकिन फिर भी काफी सारे लोग इस डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर मौजूद हैं। बिमिंग उनसे कहता है यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं डीमन रिफाइनिंग टावर में उन सबको डीमन रिफाइनिंग टावर से बाहर भेज दो और किसी को भी यहाँ पर मत आने देना। मेरी परमिशन के बिना कोई भी डीमन रिफाइनिंग टावर में ना आए। तुम दोनों भी डीमन रिफाइनिंग टावर में नहीं आ सकते ताकि कोई बहुत जरूरी काम ना हो। स्पाइडर क्वीन उसे कहती है ठीक है मास्टर, मैं समझ गई। वो गुडाओ की तरफ देखती है। गुडाओ को भी कुछ समझ नहीं आ रही होती क्या है ये क्या करने वाला है। नेक्स्ट सीन डीमन रिफाइनिंग टावर के बाहर का होता है। गुडाओ डीमन रिफाइनिंग टावर के सामने खड़ा हो जाता है और जितने भी हंटर्स होते हैं उन सबको बाहर निकाल देते हैं। इस बात से वो सारे बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं तुम लोगों ने हमें यहाँ से बाहर क्यों निकाल दिया है, हम लोग इस डीमन रिफाइनिंग टावर में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तुम्हारे मास्टर ने ऐसा कहा था। वैसे भी हम लोगों ने टावर में एंटर होने के लिए तुम लोगों को पहले से पैसे दे दिए हुए हैं, अब हमने इसकी टिकट खरीदी हुई है, हम तो इसके अंदर जाएंगे। जबकि गुडाओ उनको ये नहीं बताता कि बिमिंग ने इस टावर के अंदर आने से मना किया है। सारे का सारा ब्लेम अपने ऊपर डाल लेता है और उनको डीमन रिफाइनिंग टावर में जाने से मना कर रहा होता है, लेकिन वो सारे के सारे हंटर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। फीनिक्स सिटी के लोग उसे कहते हैं अगर तुम लोगों ने यहाँ पर हमें जाने से रोका और हमें कोई इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे और तुम्हारे स्टार सिटी का साथ नहीं देंगे। फैंग सिटी के लोग उसे कहते हैं ये डीमन रिफाइनिंग टावर शुरू से हमारा है, ये हमारे मास्टर फैंग वू का था, तुमने उससे लिया है, अगर तुम लोग हमें इसके अंदर जाने से रोकोगे तो हम ये टावर तुमसे वापस ले लेंगे। जाओ किंग भी वहीं पर आ जाती है और कहती है तुम
तुम सब लोग यहाँ पर डीमन रिफाइनिंग टावर के लिए फाइट क्यों कर रहे हो और कौन है जो इस डीमन रिफाइनिंग टावर को वापस लेना चाहता है। गू डाओ रोता हुआ ज़ाओकिंग के पास आ जाता है और कहता है, भाभी जान प्लीज मेरी हेल्प करें, ये सारे लोग मेरी बात नहीं मान रहे। मास्टर ज़ेंग, जनरल वी और वो बूढ़ा फॉक्स, वो तीनों भी वहीं पर आ जाते हैं। ज़ाओकिंग उन सारे हंटर से कहती है, अभी अभी तुम में से कौन बोला, किसने कहा कि वो इस टावर को वापस लेना चाहता है। नेक्स्ट सीन डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर का दिखाया जाता है। बिमिंग वहाँ पर जितने भी स्टैचूज होते हैं उन सभी को डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर ले आता है और उन सारे के ऊपर अपनी सोल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, ये सारे स्टैचूज एक जैसे हैं, यानी कि इनके अंदर जिंदा मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन इनके ब्लड सर्कुलेशन रुकी हुई है। अगर इनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं, इसी वजह से तो ये हमें स्टैचू लग रहे हैं। पिंक कहता है, अगर मैं इनके अंदर ब्लड डाल देता हूँ, यानी कि इनकी सर्कुलेशन को बहाल कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा, क्या ये मॉन्स्टर वाकई में जिंदा हो जाएंगे। और साथ ही बिमिंग फायर ऑफ पुरगाटरी को यूज करते हुए उन सब को रिफाइन करना शुरू कर देता है और कहता है, चलो फिर देखते हैं इन सारे स्टैचूज को जिंदा करके। साथ ही डीमन रिफाइनिंग टावर के बाहर का सीन दिखाते हैं। मास्टर ज़ेंग आते ही अपने शहर के लोगों से पूछते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम सब लोगों ने शोर क्यों मचा रखा है। वो हंटर मास्टर ज़ेंग से कहता है, मास्टर ज़ेंग, हम सब लोग इस डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर जाकर प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन मास्टर गू अचानक से आए और हम सब लोगों को इस डीमन रिफाइनिंग टावर से बाहर निकाल दिया। और जब हम लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की तो ये हमें इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहे कि हमें यहाँ से क्यों निकाला गया है। हमने डीमन रिफाइनिंग टावर में ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, हमें प्रैक्टिस करने क्यों नहीं दी जा रही। मास्टर ज़ेंग उनसे कहते हैं, अगर मुझे याद है बिमिंग ने ऐसा ही कहा था कि जब हम लोग नए शहर में जाएंगे ये डीमन रिफाइनिंग टावर सभी के लिए ओपन होगा, कोई भी यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकता है, तीनों शहरों के लोग। मास्टर ज़ेंग गू डाओ से कहते हैं, लिटिल गू डाओ, अगर तुम मुझे कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देते कि तुमने मेरे लोगों को इस टावर के अंदर से बाहर क्यों निकाला है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश नहीं आने वाला। मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। मैं तुम्हारी शिकायत चैन बिमिंग के सामने करूंगा। ज़ाओकिंग गू डाओ से पूछती है, गू डाओ यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे भी बताओ। गू डाओ कहता है, भाभी जान मुझे नहीं पता, बॉस ने कहा था कि किसी को भी टावर के अंदर मत आने देना जब तक मैं परमिशन न दूं। जितने भी लोग टावर के अंदर मौजूद हैं उन सबको बाहर निकाल दो, क्योंकि बॉस डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर है और उन रूइंस से लाए हुए स्टैचूज को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि रूइंस के अंदर कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली आकर इन सब से कहता कि बॉस ने इन सब को निकालने का कहा है तो बॉस की रेपुटेशन में कमी आती, इसलिए मैंने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि मेरी रेपुटेशन तो पहले से ही खराब है, कोई भी मुझे अच्छा नहीं समझता। बूढ़ा फॉक्स उसे कहता है, पागल लड़के, तुम सामने आकर कह सकते थे कि ये बॉस के ऑर्डर्स हैं, ये सारे लोग मान जाते, इस तरह घुमा फिरा कर बात नहीं करनी चाहिए थी। गूडा बूढ़े फॉक्स से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये बात इतनी ज्यादा आसान है? अगर मैं इनसे कहता कि बॉस ने तुम्हें अंदर आने से मना किया है, ये सारे हंटर इस बात को इतनी आसानी से मान लेते। यहाँ पर एम्परर ज़ू के भी लोग हैं, होगा अगर इनमें से कोई ऐसा निकल आए जो कि बगावत कर जाए और हमारे बॉस के ऑर्डर्स को मानने से मना कर दे, यहाँ पर तो फाइट स्टार्ट होगी। इसलिए मैंने सारे का सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया और इन सब को कहा कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर आने नहीं से रोक रहा हूँ। बूढ़ा फॉक्स से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा समझदार हो चुके हो। लेकिन साथ ही गूडा हंसते हुए कहता है, जब बॉस को पता चलेगा कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया है तो बॉस मुझे इनाम देगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बॉस से क्या लूँ, कुछ हॉरिक्रुक्स ले लूँ या फिर कुछ बहुत सारा ढेर सारा खजाना ले लूँ। मास्टर ज़ेंग का हंटर उनसे कहता है, मास्टर ज़ेंग, मुझे लगता है कि हमें इनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। वैसे भी ये डीमन रिफाइनिंग टावर हमारे टियानफेंग सिटी यानी फीनिक्स सिटी का हिस्सा है। चैन बिमिंग ने मास्टर फेंग वू से इसको छीना था। ये वैसे भी हमारी प्रॉपर्टी है। अगर हम लोग इस टावर को सीज कर लेते हैं और इस टावर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। हम इस टावर को खुद ही कंट्रोल करेंगे, फिर हमें इन सारे लोगों के साथ बहस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ज़ाओकिंग आगे बढ़ती है और मास्टर ज़ेंग से कहती है, मास्टर ज़ेंग, क्या आपका यही इरादा है? क्या आप इस डीमन रिफाइनिंग टावर को वापस लेना चाहते हैं? मास्टर ज़ेंग उसे कहते हैं, नहीं, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, ये चैन बिमिंग का है। और साथ ही मास्टर ज़ेंग सोच रहे होते हैं, ये चैन बिमिंग की वाइफ है, अगर इसको ऑफेंड किया तो इसका मतलब हमने चैन बिमिंग का फैसला मानने से मना किया है, तो ये जो भी कहेगी हमें इसकी बात को मानना पड़ेगा। मैं इसके साथ बहस नहीं कर सकता। यहीं पर एक और हंटर आगे बढ़ता है और मास्टर ज़ेंग से कहता है, मास्टर ज़ेंग, आपको नहीं लगता कि ये स्टार सिटी वाले लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं? इनके साथ एक साथ नहीं रह सकते, हम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ये डीमन रिफाइनिंग टावर फीनिक्स सिटी वालों को वापस नहीं मिलना तो हम लोग चाहते हैं कि ये डीमन रिफाइनिंग टावर डीमन सिटी वालों को मिल जाए। मास्टर ज़ेंग उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, क्योंकि मास्टर ज़ेंग उन सबको चुप नहीं करवा रहे होते, वो सारे अपने आप ही फैसला किए जा रहे होते हैं। ज़ाओकिंग कहती है, मास्टर ज़ेंग, अब जबकि आपके सारे लोगों ने ये फैसला कर ही लिया है कि वो हमारे स्टार सिटी वालों के साथ नहीं रह सकते, तो फिर ठीक है, सिटी लॉर्ड की बीवी होने के नाते मैं ये फैसला सुनाती हूँ। दोनों मास्टर्स के अलावा यहाँ पर जितने भी हंटर्स मौजूद हैं, जिन्हें इस डीमन रिफाइनिंग टावर से बाहर निकाला गया है और जिन्हें इस बात से मसला है, सब के लिए मेरे ऑर्डर्स ये हैं कि वो सब लोग इस सिटी को छोड़कर चले जाएं। वो लोग कभी भी इस सिटी में दोबारा पाँव नहीं रख सकते। मेरे हस्बैंड यानी कि चैन बिमिंग ने फेंग वू से इस टावर को लिया था और इस टावर को तुम सब लोगों के लिए ओपन किया, क्योंकि पहले तुम लोग इस टावर के अंदर नहीं जा सकते थे। मेरे हस्बैंड की वजह से तुम्हें इस टावर के अंदर जाना अलाउ हुआ, लेकिन तुम सब लोग इस बात पर भी झगड़ रहे हो कि तुम्हारे जैसे लोगों की हमारे नए शहर में कोई भी
जगह नहीं है। जैंग फैमिली का हंटर चिल्लाकर कहता है, घटिया औरत, तुम्हें क्या लगता है तुम चैन बीमिंग की बीवी हो तो तुम कुछ भी कह सकती हो और कोई भी फैसला ले सकती हो। साथ ही वो मास्टर जैंग से कहता है, मास्टर जैंग चलिए हम लोग वापस अपनी टियानफेंग सिटी में जाते हैं और इनको अकेले यहाँ पर छोड़ जाते हैं और फिर देखते हैं कि ये स्टार अलायंस वालों के साथ अकेले कैसे डील करते हैं। और साथ ही वो हंटर जनरल वी से भी कहता है, जनरल वी आप डीमन सिटी के एक पैट्रियार्च हैं, आपको नहीं लगता कि ये लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट है, ये अपना फैसला हमारे पर थोप रहे हैं। सारे लोग अपने अपने शहरों में वापस चले जाते हैं और फिर देखेंगे कि ये स्टार सिटी वाले अकेले स्टार अलायंस का सामना कैसे करते हैं। जनरल वी की बात सुनने के बाद उसे कोई भी जवाब नहीं देते और यहीं पर हमारी एपिसोड 75 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 76 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बिमिंग उन सारे हंटर्स को डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो वहाँ पर मसला क्रिएट कर देते हैं। वो अपने अपने पैट्रियार्च से कहते हैं हम लोग अपने अपने शहर में वापस चले जाते हैं और स्टार सिटी को यहीं पर छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं स्टार अलायंस वालों का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि जाओ किंग भी वहीं पर होती है। वो बिमिंग की तरफ से फैसला सुनाती है और कहती है कि तुम सब लोग यहाँ पर इस सिटी में नहीं रह सकते। इस बात से वो हंटर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जाओ किंग में भी बुरा भला कह देते हैं। वो हंटर जो कि सबसे ज्यादा बोल रहा होता है वो जाओ किंग से कहता है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम दोनों बड़े शहरों वाले तुम्हें छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे और हम लोग अपना एक शहर बनाएंगे। तुम्हारा स्टार सिटी कुछ भी नहीं है, तुम सब लोग बहुत ही गरीब लोग हो, तुम सब लोग इतने ज्यादा वीक हो, तुम सब लोग अकेले स्टार अलायंस का सामना नहीं कर पाओगे। ये बात सुनने के बाद मास्टर जैंग भी गुस्सा हो जाते हैं और मास्टर जैंग आगे बढ़कर अपने उस हंटर को जबरदस्त थप्पड़ मारते हैं। मास्टर जैंग अपने हंटर को मारने के बाद उससे कहते हैं मैं तुम लोगों का पैट्रियार्च भी हूँ और साथ ही तुम्हारे सिटी का लॉर्ड भी हूँ। तुम्हारे पास कौन सी क्वालिफिकेशन है कि मेरी जगह पर फैसला करो। मैंने तुमसे कब कहा कि हम लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। मास्टर जैंग मिसेस चैन बीमिंग से कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरे लोगों को जरा भी डिसिप्लिन नहीं है, मुझे इन लोगों को अच्छी तरह से समझाना चाहिए था। इन लोगों ने आपके साथ भी बदतमीजी कर दी। हम लोग आज के मसले को भूल जाते हैं और वापस चले जाते हैं क्योंकि रात काफी हो चुकी है। जनरल वी भी उसे कहते हैं मिसेस चैन बीमिंग ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आज की बात को भूल जाते हैं। वैसे भी यहाँ पर कोई ज्यादा मसला क्रिएट नहीं हुआ। अपने हंटर्स की बदतमीजी के लिए हम दोनों आपसे अपनी तरफ से माफी मांगते हैं क्योंकि अभी तक स्टार अलायंस के अटैक का खतरा हमसे टला नहीं है। हम सब लोगों को मिलकर काम करना होगा, ऐसे हम लोग अलग नहीं हो सकते। जाओ किंग उनसे कहती है तुम सब लोग तो बहुत ज्यादा समझदार हो, लेकिन फिर भी ऐसी बात कैसे कर सकते हो। तुम्हारे इन सारे हंटर्स ने स्टार सिटी वालों की बेइज्जती की है और स्टार सिटी का लॉर्ड चैन बीमिंग है, यानी कि उन्होंने चैन बीमिंग की बेइज्जती की है। क्या तुम लोग फिर भी चाहते हो कि मैं इनको कोई सजा न दूं और इन्हें यहीं पर रहने दूं? जनरल वी से कहते हैं तो फिर तुम क्या करना चाहती हो, क्या तुम इनको सजा देना चाहती हो? जाओ किंग उनसे कहती है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर देखा नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ है? पहले तो तुम्हारे इन सारे लोगों ने बीमिंग के इस डीमन रिफाइनिंग टावर पर कब्जा करने की कोशिश की है क्योंकि ये डीमन रिफाइनिंग टावर बीमिंग की प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात, इन सारे लोगों ने हमारे उस फैसले को जो कि हम सब लोगों ने मिलकर किया था कि हम तीनों बड़े शहरों को मिलाकर एक बड़ा शहर बनाएंगे ताकि हम लोग स्टार अलायंस वालों के साथ फाइट कर सके, लेकिन इन लोगों ने एक गैंग बनाकर हमारे इस फैसले को शटर करने की कोशिश की है। ये तो हमारे शहर के खिलाफ एक बगावत है। हम लोगों को पता है कि जब कोई बगावत पर उतर आता है तो उसकी सजा सिर्फ मौत होती है। मास्टर जैंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जाओ किंग कहती है हालांकि मुझे पता है कि आप दोनों सिटी लॉर्ड्स ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है इस नए शहर को बनाने में, इसलिए इन सब लोगों को मारा नहीं जाएगा कि इन सारे लोगों को इस नए शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये दोबारा कभी भी इस नए शहर में वापस नहीं आ पाएंगे। मैं नहीं चाहती कि इस तरह के बगावत करने वाले लोग फ्यूचर में किस तरह का कोई मसला क्रिएट करें, इसलिए इन सब को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे बाकी के जितने भी लोग हैं उनको एक अच्छा सबक मिलेगा। वो सारे हंटर्स ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं पैट्रियार्च आपको कुछ कहना होगा, आप कुछ करें, हम लोग इस सिटी से बाहर नहीं जाना चाहते, हम अपनी फैमिलीज को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। और वो सारे आपस में एक दूसरे पर इल्जाम डालना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि जो डीमन सिटी वालों ने शुरू किया था, कोई कहता है नहीं ये तो फीनिक्स सिटी वालों ने शुरू किया था, हम लोग तो बिल्कुल निर्दोष हैं। वो हंटर जो कि सबसे पहले आगे आगे बोल रहा था वो अपने पैट्रियार्च से कहता है मास्टर जैंग ये लड़की मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, इसने फैसला नहीं ठीक किया, आप इसकी बात मत माने। मास्टर जैंग उसकी तरफ फिर से गुस्से के साथ देखते हैं और साथ ही वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं उन सब से कहते हैं तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे के बाद अपनी फैमिलीज को लो और यहाँ से निकल जाओ। अगर 1 घंटे के बाद मैंने तुम सब लोगों को यहाँ पर देखा तो तुम सब लोगों को तुम्हारी फैमिलीज के साथ मार दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। वो सारे के सारे हंटर्स अपनी फैमिलीज को लेते हैं और नई सिटी से बाहर चले जाते हैं। जनरल वी और मास्टर जैंग
फैंग वो भी इस दीवारों के ऊपर खड़े देख रहे होते हैं अपने लोगों को शहर से बाहर जाते हुए। जनरल वी कहते हैं तुम्हारे लोगों की बेवकूफी की वजह से मेरे भी काफी सारे लोगों को यहाँ से जाना पड़ रहा है। मास्टर जैंग उसे कहते हैं मुझे क्या पता था कि मेरी फैमिली के हंटर्स इतने ज्यादा बेवकूफ हो सकते हैं। जब उनके पैट्रियार्च यानी कि हम लोग बिमिंग के सामने कुछ नहीं कर पाए तो उन्हें क्या लगता है कि वो बिमिंग के सामने कुछ कर पाएंगे और वो स्टार सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन खैर बाकी की जितनी भी यहाँ पर फैमिलीज रह रही हैं उनके लिए ये एक अच्छा सबक है, दोबारा इस तरह की बगावत यहाँ पर नहीं होगी। बूढ़ा फॉक्स भी उनके साथ ही खड़ा होता है। वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है और कहता है अरे सामने की तरफ देखो, वहाँ पर कुछ बड़े बड़े पंछी उड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़े बड़े पंछी उनके करीब आते हैं वो पंछी नहीं होते बल्कि स्टार अलायंस की मदरशिप होती है। स्टार अलायंस के बहुत सारे एयरशिप्स उन पर अटैक करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मदरशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कंट्रोल रूम के अंदर एक पावरफुल हंटर है। वो कहता है मुझे नहीं लगा था कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये तीनों बड़े शहरों वाले मिलकर एक नया शहर बना लेंगे। मदरशिप के मास्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम मी गॉन है। मी गॉन मीरो के डैड है। मीरो भी अपने डैड के साथ वहीं पर खड़ी होती है। मीरो के डैड उसे कहते हैं क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ये सारे लोग सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं, चाहे ये कितना भी रेजिस्ट कर लें ये स्ट्रॉन्ग के हाथों मारे जाएंगे। आज जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ मैं इनके नए शहर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस तरह हम लोगों को 3 बड़े शहरों को अलग अलग जाकर डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तीनों को एक साथ डिस्ट्रॉय कर देंगे। मीरो अपने डैड से कहती है जो भी फादर ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, आप सच कह रहे हैं। मीरो के डैड उसे कहते हैं फॉर्चुनेटली मैंने तुम्हें रास्ते में ही रोक लिया क्योंकि तुम तो लीडर्स को जाकर बताने वाली थी। चलो शुक्र है मैंने तुम्हें रास्ते में रोक लिया। अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। हम इस सिटी को डिस्ट्रॉय करने के बाद एक अच्छी सी रिपोर्ट बनाकर स्टार अलायंस वालों को पेश करेंगे। उसके बाद स्टार अलायंस वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। हमारी मी फैमिली की स्टार अलायंस में रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मीरो कहती है डैड मुझे प्लीज इस बात के लिए माफ कर दे, मैं तो लीडर्स को जाकर इन्फॉर्म करने वाली थी, मुझे आपका ख्याल ही नहीं रहा। असल में बात ये है कि इस सिटी का सिटी लॉर्ड यानी कि वो लड़का चेन बिमिंग वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि उसने मुझे हरा दिया था और गुस्से में मैं लीडर्स के पास जाने वाली थी ताकि हम लोग उनसे बदला ले सके। मुझे आपका याद ही नहीं रहा। मीरो के डैड उसे कहते हैं आखिर चेन बिमिंग है कौन? मीरो अपने डैड को बताती है ये सब कुछ चेन बिमिंग का किया धरा है। चेनिंग सिटी में मास्टर फैंग को हटाकर मास्टर जेंग को बिठा दिया गया। ये सब कुछ भी चेन बिमिंग ने किया है। इसके अलावा मुझे भी चेन बिमिंग ने हराया है, इसलिए आपको चेन बिमिंग से बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। फादर से कहते हैं मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर ये लड़का किस काबिल है जिसका तुम इतने ज्यादा कह रही हो। साथ ही मी गॉन अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं चलो जल्दी से अटैक करो, हमारा टारगेट न्यू सिटी को डिस्ट्रॉय करना है। नेक्स्ट सीन डीमन रिफाइनरी टावर के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर स्पाइडर डीमन भागती हुई बिमिंग के पास आती है जबकि बिमिंग वहाँ पर आराम से बैठा उन स्टैचूज की तरफ देख रहा होता है। स्पाइडर डीमन उसे कहती है मास्टर बहुत ही बुरा हो गया, स्टार अलायंस वाले यहाँ पर आ चुके हैं और वो हम पर अटैक करने वाले हैं। बिमिंग भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। जबकि सीन बाहर का दिखाया जाता है वो सारी शिप्स उड़ती हुई न्यू सिटी के ऊपर आ जाती हैं। सारे हंटर्स ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं अब ये क्या चीज है, क्या ये स्टार अलायंस की शिप है? और साथ ही वो लोग उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं अपनी सोल कैनन्स के साथ। वो सारे हंटर्स भागना शुरू कर देते हैं। जनरल वी कहते हैं इन्होंने तो हम पर डायरेक्ट अटैक कर दिया, हमें तो इनके आने की उम्मीद भी नहीं थी। जनरल वी अपने लोगों से कहते हैं जल्दी से जाओ और अपने लोगों को इन्फॉर्म करो कि हम पर अटैक हुआ है। जितने भी लोग फाइट नहीं कर सकते उन सबको रेफ्यूजी एरिया में ले जाओ, उनको शेल्टर्स में ले जाओ। जो लोग फाइट कर सकते हैं वो सारे लोग फाइट के लिए रेडी हो जाओ। मास्टर जेंग भी अपने कंट्रोल रूम में चले जाते हैं जहाँ पर बड़े बड़े मॉनिटर्स के ऊपर वो देख रही होती हैं और साथ में उन्होंने गन्स भी लगाई होती हैं। मास्टर कहते हैं जरा मदरशिप की तरफ दिखाओ और साथ ही वो उन सबको फायर करने का कहते हैं। अपनी कैनन्स का रुख मदरशिप की तरफ करो और उन पर अटैक कर दो। न्यू सिटी भी अपनी गन्स को यूज करते हुए उनके एयरशिप्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। मास्टर जेंग उनसे कहते हैं फायर करते रहो, लेकिन उसी वक्त एक सोल कैनन का अटैक उनकी इस बिल्डिंग के ऊपर भी आकर गिरता है। मास्टर जेंग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं उनके अटैक्स की वजह से हमारी बिल्डिंग्स तो तबाह हो रही हैं, लेकिन हमारे अटैक ने उनकी एयरशिप को डायरेक्टली हिट किया था लेकिन उनकी शिप के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। मी गॉन अपने लोगों से कहते हैं जितने भी लोग नीचे फाइट करने के लिए गए हैं उन सब से कहना कि सभी लोगों को मत मारना, कुछ लोगों को जिंदा छोड़ दो क्योंकि मैं कुछ स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को अपने लिए जिंदा रखना चाहता हूँ। हीरो अपने डैड के पास आती है और कहती है डैड मास्टर फैंग आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो वो आपको बताना चाहते हैं। फादर उसे कहते हैं ठीक है उसे यहाँ पर ले आओ। मास्टर फैंग वहाँ पर आ जाते हैं। मी गॉन उसे कहते हैं फैंग तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम फिर से अपनी शक्ल मुझे दिखा रहे हो। मैंने हर कोशिश की तुम्हें फिनिक्स सिटी का लॉर्ड बनाने की और तुम्हें कितने सालों तक वहाँ पर राज करने दिया, लेकिन फिर भी जब मेरे प्लान को पूरा करने की बारी आई तुमने मुझे फेल कर दिया। तुमने मेरा जरा भी साथ नहीं दिया और इसके अलावा तुम्हारे होते हुए तीनों बड़े शहरों के लोग एक शहर में आकर बस गए हैं, मुझे स्टार अलायंस को टक्कर दे रहे हैं। अब जल्दी से बताओ तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे काम आ सकता है? मास्टर फैंग उसे कहते हैं
मुझे आपकी बात का अंदाजा है कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे पता है कि फीनिक्स सिटी को खोना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं आपके दिए हुए फीनिक्स सिटी को बचा नहीं पाया, लेकिन मेरे पास आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देने के लिए आया हूँ। मी कानू से कहते हैं यहाँ पर हम लोग बात नहीं कर सकते, चलो अंदर चल के बात करते हैं। मी कानू से अपने ऑफिस में ले जाते हैं। मास्टर फैंग उसे रूइंस के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर एक गॉड लेवल की रूइंस है। मी कानू भी जब बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में यहाँ पर कोई गॉड लेवल की रूइंस है। मास्टर फैंग कहते हैं जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं वहाँ पर खुद गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहाँ पर बहुत सारी पुरगाटरी फायर थी और अगर आप लोग उन रूइंस को डीपली एक्सप्लोर करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ पर बहुत सारा खजाना मिल सकता है जो कि पुरगाटरी फायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मी कॉन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं फायर ऑफ पुरगाटरी स्टार अलायंस में भी बहुत ज्यादा रेयर है, इसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसके अलावा ये कह रहा है कि वहाँ पर हमें बहुत सारा खजाना भी मिल सकता है जो कि पुरगाटरी फायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मी कॉन मास्टर फैंग से पूछते हैं तुम्हारे अलावा इस साइट के बारे में किसको पता है, उन रूइंस के बारे में किसको पता है। मास्टर फैंग कहते हैं ब्लैक पगोडा की मास्टर और इसके अलावा तीनों बड़े शहरों के कुछ बड़े बड़े पैट्रियार्च को इस बारे में पता है, इसके अलावा ज्यादा लोगों को नहीं पता। और इन सब का जो लीडर है उसका नाम चैन बिमिंग है जिसने इन रूइंस को ढूंढा है। मी कॉन चैन बिमिंग का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं फिर से चैन बिमिंग, आखिर ये नाम मुझे एक दिन में कितनी बार सुनना पड़ेगा। आखिर ये चैन बिमिंग है कौन, मुझे तो इसे देखना ही पड़ेगा कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर बार इसका नाम मेरे सामने क्यों आ जाता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 76 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 77 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में मीरो एक लड़के के साथ जिसका नाम वू वेन शेंग होता है, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है, वो उसके साथ सिटी लॉर्ड के मेंशन पर जाती है, यानी कि बिमिंग के घर जाती है। मास्टर वो मीरो से पूछता है क्या यही वो पैलेस है जहाँ पर वो लड़का रहता है जिसका नाम चैन बिमिंग है। मैं भी उस लड़के को देखना चाहता हूँ जिस लड़के ने तुम्हें हराया था, जिसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी। चलो चल के उसे देखते हैं। मीरो भी उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है और साथ ही अपनी बैकग्राउंड का एक सीन दिखाती है जहाँ पर वो अपने फादर से कहती है कि वो चैन बिमिंग नाम का लड़का बहुत ज्यादा होशियार है और उसके पास बहुत सारी ट्रिक्स और ट्रैप्स है। अभी भी शायद वो कहीं पर छुप कर बैठा होगा। मैं अपने साथ एक टीम लेकर जाती हूँ और न्यू सिटी में जाकर उसको ढूंढती हूँ और उसको पकड़ कर ले आते हैं। फादर उसे कहते हैं ठीक है तुम वहाँ पर जा सकती हो, लेकिन तुम मास्टर वू वेनशेंग को अपने साथ लेकर जाओगी। तुम दोनों एक टीम को लीड करो और चैन बिमिंग को जाकर पकड़ लाओ। मीरू अपनी डैड से कहती है मैं अकेले भी एक टीम को वहाँ पर लेकर जा सकती हूँ, फिर आप वेनशेंग को मेरे साथ क्यों भेज रहे हैं। मीरो के डैड उसे कहते हैं हालांकि तुम्हारी शादी वेनशेंग के साथ होने वाली है, लेकिन तुम कभी भी वू फैमिली का हिस्सा नहीं रही, तुम उनके घर कभी नहीं गई, इसलिए तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मौका है आज वू शेन के बहुत ज्यादा करीब आने का। एक बार तुम्हारी शादी वू वेनशेंग के साथ हो गई तो उसके बाद स्टार अलायंस में हमारे फुट होल्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आज के मौके का तुम पूरा फायदा उठाओ और मास्टर वू के साथ बहुत ज्यादा अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ, ताकि मैं वो फैमिली वालों के साथ तुम्हारी शादी की बात को आगे बढ़ा सकूं और उनसे कह सकूं कि तुम दोनों की शादी को ऑफिशियल कर दें। फिर हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। मास्टर वू मेंशन के दरवाजे को किक मारते हुए कहता है चैन बिमिंग तुम कहाँ पर छुप कर बैठे हुए हो, जल्दी से बाहर निकलो। वो लोग दरवाजे को तोड़ते हुए मेंशन के अंदर चले जाते हैं। सामने ब्लैक विडो खड़ी होती है जो कि अपने हंटर को यूज करते हुए उसे कहती है यहीं पर रुक जाओ, ये कोई मार्केट नहीं है जहाँ पर तुम मुंह उठाए चले आ रहे हो, ये सिटी लॉर्ड का पैलेस है। चैन बिमिंग तो उस वक्त मेंशन में नहीं होता, बल्कि सारी की सारी लड़कियां वहीं पर होती हैं। जाओ किंग और ज्यू भी वहीं पर होती है। वू वेनशेंग की नजर जैसे जाओ किंग पर पड़ती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि इस तरह के वेस्टलैंड में इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की भी हो सकती है। वेनशेंग मुंह से लार टपकाते हुए कहता है चैन बिमिंग की लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मीरो आके बढ़ती है और उन लड़कियों से कहती है तुम सब लोग कौन हो और चैन बिमिंग कहाँ पर है, जल्दी से बताओ, उसे बाहर निकालो, वो कहाँ पर छुप कर बैठा हुआ है। जाओ किंग उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और मीरो के ऊपर अपने फायर अटैक से अटैक करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिमिंग को कावर्ड कहने की। जाओ किंग का फायर अटैक अभी मीरो की तरफ जा ही रहा होता है कि उसी वक्त मास्टर वू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने बाजू पर लगे हुए ब्लैक गोल्ड मेका को यूज करते हुए एक आर्मर बना लेता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। जाओ किंग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इसने तो मेरे अटैक को डायरेक्टली ब्लॉक कर लिया। मास्टर वो मीरो से कहता है मुझे लगता है कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, ये लोग हमसे फाइट करना चाहते हैं, फिर मुझे इनसे फाइट करने दो, तुम यहीं पर रुको। मीरो से कहती है तुम क्या करने वाले हो। मास्टर वू से कहता है बाकी सारे कंट्रीज के मुकाबले में यहाँ की लड़कियाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मुझे लगता है कि इनका टेस्ट भी अलग है, मुझे इनके साथ डायरेक्टली फाइट करना होगी। वो लड़कियाँ भी ये बात सुनकर हैरान हो जाती हैं। मास्टर वू जंप करते हुए उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है।
ब्लैक विडो जाओ किंग से कहती है अपना ध्यान रखना, इसके पास एम्परर लेवल की हंटिंग पावर है। मास्टर वो उन दोनों के ऊपर जबरदस्त पंच मारता है। वो दोनों साइड पर जंप करते हुए उसको डॉज कर लेती हैं। जाओ किंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके ऊपर फायरबॉल अटैक्स करती, लेकिन मास्टर वो फिर से अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और उसके फायर अटैक से अपने आप को बचा लेता है और कहता है तुम तो सिर्फ हॉट नहीं बल्कि तुम तो हॉट मैजिक को यूज करती हो। मास्टर वो अपने हाथ को उनके सामने करते हुए अपने हाथ में लगी हुई लेजर गन को एक्टिवेट करता है और कहता है चलो फिर इस फाइट को सिर्फ एक ही मूव में खत्म करते हैं। ब्लैक विडो जाओ किंग से कहती है जाओ किंग बचकर रहना, इसके अटैक की पावर बहुत ज्यादा होने वाली है। और साथ ही ब्लैक विडो उसके पीछे की तरफ से जंप करते हुए अपने हॉरिक्रूक्स को निकाल लेती है और उसके ऊपर अटैक करती है। मास्टर वो जल्दी से पीछे की तरफ देखता है और कहता है तो तुम्हारे पास एक हॉरिक्रूक्स है। ब्लैक विडो अपने हॉरिक्रूक्स को यूज करते हुए उससे कुछ धागे से बनाती है और उसके बाजू को पकड़ लेती है। स्टार अलायंस के वर्कर जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं वो मीरो से कहते हैं सिस्टर मीरो क्या हम इसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़े। मीरो को अपने फादर की बात याद आती है। उसके फादर चाहते हैं कि वो वैनशेंग से शादी कर ले, लेकिन मीरो कहती है मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती। फिर वो अपने वर्कर से कहती है नहीं हम लोग इसकी हेल्प नहीं करेंगे, ये खुद ही सब कुछ हैंडल कर सकता है। वो वर्कर्स उसे कहते हैं लेकिन यहाँ पर वो हार रहा है, क्या हमें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। मीरो उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर वो इतना ज्यादा वीक है, या फिर तुम्हें लगता है वो लड़कियां इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो मास्टर वो को हरा सकती हैं? क्या तुम्हें उसकी एबिलिटीज पर भरोसा नहीं है? वो उसे अकेले हैंडल कर सकता है, हमें इसमें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। वो वर्कर्स मीरो से कहते हैं जी ठीक है, हम लोग यहीं पर खड़े होकर इंतजार करते हैं। मास्टर वो ब्लैक विडो से कहता है तुम भी काफी ज्यादा खूबसूरत हो, तुम ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि तुम्हारे पास तो पावरफुल ट्रेजर वेपन्स भी हैं, तुम तो हॉरिक्रूक्स की पावर्स को यूज कर सकती हो। और साथ ही वो अपने बाजू को पीछे की तरफ खींचता है जिसकी वजह से ब्लैक विडो के हॉरिक्रूक्स से निकले हुए सारे के सारे धागे जिन्होंने उसके बाजू को पकड़ रखा होता है वो सारे टूट जाते हैं। ब्लैक विडो भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इसने सिर्फ अपनी पावर को यूज करते हुए मेरे हॉरिक्रूक्स से बने हुए धागों को तोड़ दिया, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मास्टर वो उन सब से कहता है अब तो मुझे तुम सब में और भी ज्यादा इंटरेस्ट होती जा रही है, आज तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, मैं तुम सब लोगों को पकड़ लूंगा। और साथ ही वो अपने पंच को ग्राउंड पर मारता है और एक अपने स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम प्रिजन ऑफ स्लीपिंग बीस्ट होता है। जमीन के अंदर से कुछ बड़े बड़े हाथ निकल आते हैं। ब्लैक विडो और जाओ किंग उन पंजों के अंदर ट्रैप हो जाती हैं। जाओ किंग और ब्लैक विडो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो इसके मैजिक के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। मास्टर वो आगे बढ़ता है और कहता है तुम दोनों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है, तुम दोनों मेरे साथ चलो, यानी कि तुम दोनों मुझसे शादी कर लो और साथ ही मुझे ये बताओ कि वो चैन बेमी कहाँ पर है। मैं तुम दोनों को जरा भी हाथ नहीं लगाऊंगा और ना ही नुकसान पहुंचाऊंगा, और अगर तुम दोनों मेरी इस कंडीशन को नहीं मानती तो फिर तुम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वहीं पर बिमिंग आ जाता है और कहता है अगर तुम्हारी कंडीशंस को नहीं मानती तो फिर तुम क्या कर लोगे। मास्टर वो जल्दी से पीछे की तरफ देखता है। मीरो भी बिमिंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मास्टर वो बिमिंग से कहता है तो तुम्हारा नाम चैन बिमिंग है। बिमिंग उससे कहता है हाँ मैं ही चैन बिमिंग हूँ। मास्टर वो बिमिंग से कहता है तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई है, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारे पास बहुत ही पावरफुल वेपन्स हैं। मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देता हूँ, अगर तुम एक स्पेशल हॉरिक्रूक्स को मुझे दे देते हो और उसके बाद मेरे सामने हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें स्टार अलायंस को ज्वाइन करने का एक मौका दूंगा और हो सकता है कि मैं तुम्हें अपनी वू फैमिली का एक हिस्सा बना लूं। बिमिंग उससे कहता है मैं तुम्हारी स्टार अलायंस को ज्वाइन करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मीरो और उनके सारे वर्कर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि बिमिंग ने उनकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। वो लोग अभी बिमिंग की तरफ देख ही रहे होते हैं कि बिमिंग वहाँ से गायब हो जाता है। बिमिंग पलक झपकने की स्पीड के साथ मास्टर वू के पीछे चला जाता है। मास्टर वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सामने खड़ा था। बिमिंग उसे जबरदस्त पंच मारता है। बिमिंग के सिर्फ एक ही पंच की वजह से मास्टर वो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है। बिमिंग उसे कहता है अगर मैं स्टार अलायंस को ज्वाइन करना चाहता हूँ तो ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे रोक सके, तो तुम्हारी ऑफर मेरे सामने बिल्कुल बेकार है। वो सारे वर्कर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं हमें तो कुछ समझ ही नहीं आई, एक लम्हे के लिए ये यहाँ पर खड़ा था लेकिन ये अचानक वहाँ पर कैसे चला गया। मीरो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है लगता है कि इसने अपने आप को लेवल अप कर लिया है, इसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन अभी तो इतना ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा फिर भी ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। बिमिंग अपने गॉड लेवल के डैगर को यूज करते हुए उन सारे हाथों को काट देता है जिसके अंदर जाओ किंग और ब्लैक विडो ट्रैप होती है। फिर बिमिंग जाकर मास्टर वू के सामने खड़ा हो जाता है और अपने डैगर को उसके सामने करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के सामने इस तरह बात करने की, तुमने अपने मुंह के साथ मेरी बीवी की बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। आज मैं तुम्हारे मुंह को चीर दूंगा और साथ ही तुम्हारी जुबान को काट दूंगा ताकि आज के बाद तुम किसी लड़की को इस तरह की बातें ना कह सको। वैनचेंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है प्लीज रुको, मेरे साथ ऐसा मत करना। मीरो आगे बढ़ती है और बिमिंग से कहती है यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, अगर तुमने मास्टर वैन को मारा तुम्हारे पूरे न्यू सिटी के लोगों को इसकी कीमत चुकाना होगी, तुम्हारे सारे लोग मारे जाएंगे। बिमिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है ओवरसियर मीरो ये तो तुम हो जिसे लास्ट टाइम हमने बहुत ज्यादा मारा था और वो भाग गई थी।
बिमिंग उसे कहता है अगर तुम चाहती हो कि मैं इसको छोड़ दूं तो ठीक है, मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जो लोग भी आज तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे हैं उन सबको यहाँ पर बुलाकर लाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं चीफ कमांडर ऑफ बैटलशिप से मिलना चाहता हूँ, यानी कि तुम्हारे डैड मी कियानजुन से मिलना चाहता हूँ। मीरो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है इस लड़के ने एक हॉस्टेज पकड़ लिया है और यहाँ से भागा नहीं। इसे लगता है ये मेरे डैड को हरा सकता है, ये मेरे डैड से मिलना चाहता है, चलो फिर इसे अपने डैड से मिलवा देती हूँ। वो बिमिंग की तरफ देखकर सोच रही होती है अगर बिमिंग को मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है तो फिर मैं अपने फादर को यहाँ पर बुला लेती हूँ, वैसे भी मेरे फादर की कल्टीवेशन इससे बहुत ज्यादा है। मीरो से कहती है ठीक है मैं जाती हूँ और अपने फादर को बुला कर लाती हूँ, हम लोग सिटी गेट पर मिलेंगे, तुम भी वहीं पर आ जाओ। नेक्स्ट सीन सिटी गेट का दिखाया जाता है। बिमिंग अपने कुछ दोस्तों के साथ मास्टर वैन को पकड़कर वहीं पर आ जाता है। गूडाओ बिमिंग से कहता है बॉस वो लोग आ रहे हैं। वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो मास्टर कियानजुन सामने की तरफ से आ रहे होते हैं। मीरो के डैड मीरो से कहते हैं मैंने तुम्हें मास्टर वू के साथ इसलिए भेजा था ताकि तुम उसके साथ अपने रिश्ते को सुधार सको और तुम दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, लेकिन ना सिर्फ तुमने दुश्मन के हाथ में उसको छोड़ दिया बल्कि उसे बचाने के लिए मुझे खुद यहाँ पर आना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत है। और साथ ही वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए उससे कहते हैं अगर आज मास्टर वू को यहाँ पर कुछ हो जाता है तो तुम्हें क्या लगता है कि वो फैमिली वाले हमें छोड़ेंगे? वो फैमिली वाले हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे और उसके बाद ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हालांकि तुम मेरी बेटी हो लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपनी फैमिली से बाहर निकाल दूंगा, मैं इस बात की जरा भी परवाह नहीं करूंगा। अब फिर मैं तुम्हें वो फैमिली वालों को सौंप दूंगा जहाँ पर तुम्हें सारी जिंदगी गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। मीरो अपने डैड की बात सुनकर खामोश हो जाती है। मास्टर मी आगे बढ़ते हैं और बिमिंग से कहते हैं मैं इस बैटलशिप का चीफ कमांडर हूँ, मेरा नाम मी कियानजुन है, क्या तुम्हारा नाम चैन बिमिंग है? बिमिंग उसे कहता है हाँ मेरा नाम चैन बिमिंग है। मास्टर वो भी चिल्लाकर कहता है अंकल प्लीज मुझे बचा लें, इस लड़के ने मुझे बहुत ज्यादा पीटा है, आपको अपने भतीजे को बचाना होगा। गूडाओ जो कि उसके साथ ही खड़ा होता है वो मास्टर वो के सर में एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें किसने कहा कि यहाँ पर बोलो। मास्टर वो को थप्पड़ पड़ता हुआ देखकर मास्टर मी भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मास्टर मी उसे कहते हैं चैन बिमिंग इस लड़के को छोड़ दो, तुम्हें नहीं पता कि स्टार अलायंस वाले कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम स्टार अलायंस वालों के साथ पंगा नहीं लेना चाहते। अगर इस लड़के को कुछ हो गया तो स्टार अलायंस वाले तुम्हारे इस नए सिटी को नहीं छोड़ेंगे, इस लड़के को जल्दी से छोड़ दो। और साथ ही मास्टर मी अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं अगर तुम ऐसा नहीं करते, इस लड़के को नहीं छोड़ते तो मैं इस न्यू सिटी में जितने भी लोग हैं सभी को मार डालूंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 77 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? गॉड लेवल के एपिसोड 78 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बिमिंग मास्टर वू को पकड़ लेता है, यानी मास्टर वू को बंदी बना लेता है, जबकि मास्टर मी को मिलने का कहता है। मास्टर मी उससे मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं जल्दी से इस लड़के को छोड़ दो वरना स्टार अलायंस वाले तुम पर अटैक करेंगे और तुम्हारे इस पूरे नए शहर को तबाह कर देंगे। और साथ ही मास्टर मी अपनी पावर को रिलीज करते हैं। गूडाओ और ब्लैक विडोज की पावर्स को रिलीज होता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो सेंट लेवल का हंटर है। बिमिंग मास्टर मी से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस न्यू सिटी में सारे लोगों को मार सकते हो? तुमने बहुत ही अच्छा मजाक किया है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें धमकी दे सकते हो? तुम इस काबिल हो। और साथ ही बिमिंग अपनी स्केलेटन गन का उठाता है और मास्टर वू के कंधे में धंसा देता है। ये देखकर मास्टर मी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर मी जल्दी से अपने पास से अपनी तलवार को निकाल लेते हैं और कहते हैं लड़के लगता है तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। मास्टर मी जैसे अपनी तलवार को निकालकर उसकी पावर्स को रिलीज करते हैं तो उनकी पावर से एक मॉन्स्टर बनता है। ब्लैक विडो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इसकी तलवार से जो एनर्जी निकल रही है उससे एक मॉन्स्टर बन गया है, ये कैसे हो सकता है? ग्रैंडपा गूस के पास खड़े होते हैं और उसे कहते हैं ये इसकी कोई स्पेशल टेक्निक हो सकती है। इस तलवार के अंदर से जो चिलिंग की निकल रही है उसे महसूस करके ऐसे लग रहा है जैसे ये हर चीज को कट डाउन कर देगी। जबकि गूडाओ कहता है मुझे किसी किस्म की कोई चिलिंग की महसूस क्यों नहीं हो रही। बिमिंग उसकी स्पेशल टेक्निक की तरफ देखता और कहता है ये तो डीमन गॉड टेक्निक है, लेकिन इसके हाथ ये टेक्निक कैसे लग गई? बिमिंग इस डीमन गॉड टेक्निक के बारे में बताता है कि ये एक स्पेशल टेक्निक है जिससे आप अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए जैसा चाहे वैसा मॉन्स्टर क्रिएट कर सकते हैं। बिमिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है लेकिन इसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी डीमन गॉड टेक्निक प्योर सोल पावर की नहीं है। हालांकि ये एक सेंट लेवल का हंटर है, फिर भी इसके पास इतनी ज्यादा की पावर नहीं है कि ये इस तरह के पावरफुल मॉन्स्टर बना सके। ये मॉन्स्टर तो सिर्फ इसकी स्वर्ड से निकली हुई एनर्जी से बना है। बिमिंग मास्टर मी से कहता है अब जरा ध्यान से देखना कैसे मैं तुम्हारे इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करता हूँ। बिमिंग अपने स्पीयर को सामने की तरफ करते हुए जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मास्टर मी अपनी तलवार को सामने करते हैं और उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। मास्टर मी को बिमिंग के अटैक को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। मास्टर मी कहते हैं इस लड़की को देखकर लगता तो नहीं ये अपने एम्परर लेवल पर है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसको ब्लॉक करने में मुझे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। मास्टर मी भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बिमिंग को पीछे की तरफ झटक देते हैं। मीरू आगे बढ़ती है और अपने फादर से पूछती है फादर क्या आप ठीक हैं?
मास्टर मी उससे कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम पीछे रहो। मास्टर वी बिमिंग की इस एबिलिटीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बिमिंग से कहते हैं अगर तुम स्टार अलायंस में पैदा हुए होते तो वहाँ पर तुम बहुत ज्यादा कुछ हासिल कर सकते थे, तुम एक बहुत बड़े हंटर बन सकते थे, शायद एक दिन तुम गॉड लेवल के हंटर बन जाते, लेकिन यहाँ पर वेस्टलैंड में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि वेस्टलैंड में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन तुमने स्टार अलायंस वालों के साथ पंगा ले लिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा दिन बचे हैं। स्टार अलायंस वाले तुम्हें मार डालेंगे, ये तो बस तुम्हारे टैलेंट्स का वेस्ट है। और साथ ही मास्टर मी अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने पास से और भी बहुत सारे बीस्ट निकाल लेते हैं जो कि उनकी सोल पावर से बने होते हैं। ब्लैक विडो कहती है मास्टर मी ने तो और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकाल लिए, जबकि ग्रैंडपा को कहते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह की कोई भी सीक्रेट टेक्निक नहीं देखी, क्या ये स्टार अलायंस की कोई सीक्रेट टेक्निक है जिसे मैंने पहले नहीं देखा हुआ। जबकि गुडाओ कहता है इसने तो सिर्फ अपने मॉन्स्टर्स की तादाद को बढ़ाया है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा बिमिंग इन सबको हरा सकता है। मास्टर मी उनकी बातें सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं इन सब बेवकूफों को लगता है कि मैंने सिर्फ अपने मॉन्स्टर्स के नंबर को बढ़ा दिया है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये सारे मॉन्स्टर्स एक ही लेवल के हैं, यानी कि इनके पास उतनी पावर है जितनी पावर मेरे पास है। मीरो बिमिंग की तरफ देखती है और कहती है चैन बिमिंग तुम मेरे डैड की इस पावर से नहीं बच पाओगे, तुम्हें लगता है कि शायद सिर्फ इन्होंने नंबर्स को इंक्रीज किया है, अब इतने सारे बीस्ट के सामने तुम अकेले क्या कर पाओगे। मीरो चिल्लाते हुए बिमिंग से कहती है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, अपने आप को सरेंडर कर दो स्टार अलायंस वालों के सामने और हम तुम्हें छोड़ देंगे। बिमिंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे किस चीज से डरना चाहिए, मैं तुम्हारी इस टेक्निक से नहीं डरता, डीमन गॉड टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, मेरे सामने ये टेक्निक कुछ भी नहीं। और साथ ही बिमिंग अपने एक स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है चलो ये सब बातें भूल जाओ, फाइट करते हैं, आज मैं तुम्हारी मी फैमिली का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बिमिंग के स्पेशल स्किल का नाम प्रोवर्ब ऑफ द 9 एम्परर होता है। बिमिंग के पीछे एक बड़ी सी सील ओपन होती है। मीरो अपने डैड से कहती है डैड क्या आपको इस टेक्निक के बारे में पता है, प्रोवर्ब ऑफ द 9 एम्परर, क्या आपने इस पैट टेक्निक को पहले कभी देखा है। बिमिंग की उस बड़ी सी सील के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है। मास्टर मी उसके इस बड़े से ड्रैगन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़के के पास जो ड्रैगन है वो सेंट लेवल का ड्रैगन है, ये सारे एंशिएंट क्रीचर्स हैं, इस लड़के ने इसके पास जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सभी को मिलाकर एक बड़ा सा ड्रैगन बना लिया है। बिमिंग अपने ड्रैगन को रिलीज करने के बाद मास्टर मी से कहता है मैंने इस ड्रैगन को तैयार करने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज करने को तैयार हूँ। अगर तुम सब लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर्स हैं उसका आधा हमें दो और यहाँ से चले जाओ। मास्टर मी और मीरो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर मी उसे कहते हैं तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम सारे मॉन्स्टर्स को कंडेंस करके एक बड़ा सा ड्रैगन बना सकते हो, ये तो सिर्फ फेक ड्रैगन है, इससे तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मास्टर अपनी स्वर्ड को उसके सामने करते हुए कहते हैं मैं अपनी स्वर्ड के अंदर से बहुत सारे बीस्ट बना सकता हूँ जो कि सारे सेंट लेवल के हैं। तुम्हारी ये टेक्निक प्रोवर्ब ऑफ द 9 एम्परर, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ ब्लफ। मेरी टेक्निक जिसका नाम डीमन गॉड टेक्निक है वो बिल्कुल रियल है और ऑथेंटिक है। मास्टर मी अपने डीमंस को आगे भेजते हैं और कहते हैं चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे सारे के सारे डीमंस क्या कर सकते हैं। बिमिंग अपनी शील्ड को उनके सामने करते हुए कहता है तुम्हारे ये सारे के सारे डीमंस बहुत ज्यादा वीक हैं, और साथ ही वो अपनी शील्ड के अंदर से अपने ड्रैगन को बाहर निकालता है। उसका ड्रैगन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और मास्टर मी के जितने भी वहाँ पर बीस्ट होते हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। मास्टर मी भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़के ने तो सिर्फ एक ही मूव में मेरे सारे के सारे डीमंस को हरा। अब मास्टर मी भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इसके पास ये कौन सी पावरफुल टेक्निक है जिसके बारे में हमने नहीं सुना हुआ। फिर बिमिंग अपनी सेम उसी टेक्निक को मास्टर मी के ऊपर भी यूज करता है। वो अपनी बड़ी सी उस फॉर्मेशन को मास्टर मी के सामने ओपन करता है और उसमें से ड्रैगन निकलकर सीधा मास्टर मी की तरफ आता है। मीरो चिल्लाकर अपने डैड से कहती है डैड अपनी बाजू पर लगे हुए ब्लैक गोल्ड मेका की शील्ड को यूज करो। वो अपनी शील्ड को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में बिमिंग ने सामने की तरफ से अटैक नहीं करना होता। बिमिंग जल्दी से घूमते हुए उनके पीछे चला जाता है और अपने हॉरिक्रूक्स को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है। मास्टर अपने ब्लैक गोल्ड मेका वाले बाजू को उसके सामने करते हैं और उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं, लेकिन बिमिंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मास्टर को पीछे की तरफ गिरने पर मजबूर कर देता है। मास्टर नीचे बैठ जाते हैं और बिमिंग से कहते हैं चलो ठीक है, बताओ तुम्हें किस बारे में बात करनी है, मुझे वैसे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मास्टर मी बिमिंग से कहते हैं हमारे लिए बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, हमने फीनिक्स सिटी में फैंग फैमिली को एस्टेब्लिश करने के लिए अपने सालू वहाँ पर लगा दिए, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा फीनिक्स सिटी का प्लान बर्बाद हो गया। तुम्हारी वजह से हमारी मी फैमिली वालों की स्टार अलायंस में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है। मास्टर मियो से कहते हैं अगर तुम्हें हमसे इस बारे में बात करनी है तो फिर तुम्हें वो सारी कीमत अदा करना होगी, जितना भी नुकसान हमें तुम्हारी वजह से हुआ है हम तुम्हारे साथ बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर तुम वो लॉसेस को पूरा कर देते हो तो फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी की शादी भी तुमसे करने को तैयार हूँ।
मीरो भी अपने डैड की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे फादर मेरी शादी चैन बिमिंग के साथ करवाना चाहते हैं। बिमिंग मास्टर मी की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है मुझे पता है कि ये लोग कैसे काम करते हैं। स्टार अलायंस वाली सारी फैमिलीज एक जैसी हैं। वो अपनी लड़की की शादी एक बड़ी फैमिली में कर देते हैं जहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं और उसके बाद इस मैरिज को तोड़ देते हैं और पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर देते हैं। बिमिंग हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है अगर मास्टर मी इसी तरह मेरे साथ ट्रिक खेलना चाहते हैं तो फिर मैं भी इनके साथ ट्रिक खेलता हूँ। बिमिंग मास्टर मी से कहता है अगर आप वाकई में अपनी बेटी मीरो की शादी हमारे न्यू सिटी में करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, मैं आपके इस प्रपोजल को मान लेता हूँ। बिमिंग की ये बात सुनकर मास्टर मी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि जाओ किंग और डोंगफेंग जियो वो भी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। बिमिंग कहता है ठीक है, हम लोग आपके प्रपोजल को मान लेते हैं, आप अपनी बेटी की शादी हमारे न्यू सिटी में करना चाहते हैं तो हम लोग इस बात के लिए एग्री हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपके सारे नुकसान की भरपाई करना होगी, ठीक है, मैं आपकी फैमिली को जितना भी नुकसान पहुंचा है उस सब की भरपाई भी करूंगा और साथ ही आपकी बेटी के जहेज का सामान भी सारा मैं प्रोवाइड करूंगा और आपको गिफ्ट के तौर पर बहुत कुछ और भी मिलेगा। मास्टर मी उसकी बात सुनने के बाद सोचना शुरू करते हैं आखिर ये लड़का कहीं ये मेरी बात को सीरियसली तो नहीं ले गया, ये वाकई में मेरी बेटी से शादी करने वाला है। थोड़ी देर पहले तो ये हमसे फाइट कर रहा था, ये हमारी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन अब ये हमारे से समझौता करने को तैयार है और साथ ही ये कौन से गिफ्ट की बात कर रहा है जो ये मुझे देने वाला है। जबकि मीरो उन दोनों की बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है क्योंकि मीरो को यहाँ पर शादी नहीं करनी। बिमिंग मास्टर मी से कहता है चलो जल्दी से अपना फैसला बताओ, क्या तुम्हें हमारी डील मंजूर है या नहीं। मास्टर मी सोच रहे होते हैं मुझे तो लगा था इस लड़के के साथ डील करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये लड़का तो इतनी आसानी से मान गया। अब इसके साथ अपनी बेटी की शादी करने के बाद हम इससे वो गिफ्ट भी ले लेंगे और उन रुइंस के अंदर से जो ट्रेजर मिलेगा वो भी हम ले लेंगे। मास्टर मी हल्का सा खांसते हैं और बिमिंग से कहते हैं हमारी मी फैमिली स्टार अलायंस की टॉप क्लास फैमिली है, हमारे पास बहुत सारे हॉरिक्रुक्स हैं, बहुत सारा खजाना है और बहुत सारी मेडिसिन पिल्स भी हैं। तुम ऐसा कौन सा गिफ्ट मुझे दे सकती हो जो मेरे पास नहीं है। बिमिंग उसे कहता है मेरे पास कुछ ऐसी रुइंस हैं जहाँ पर बहुत सारा खजाना है और बहुत सारे पावरफुल वेपन्स हैं, मैं उनमें से कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। मीरो और उनके सारे वर्कर्स ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर मी भी चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में तुम उन रुइंस के अंदर से मिलने वाले खजाने में से आधा मुझे दे सकते हो। बिमिंग अपनी उंगली को यूज करते हुए अपने पास से फायर ऑफ पुरगाटरी को बाहर निकालता है और उसे मास्टर मी की तरफ भेज देता है। मास्टर मी उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और अपने हाथों को आगे करते हुए कहते हैं ये तो फायर ऑफ पुरगाटरी है। बिमिंग मास्टर मी से कहता है मुझे पता है कि स्टार अलायंस वालों के पास बहुत सारे हॉरिक्रुक्स और बहुत सारा खजाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टार अलायंस वालों के पास फायर ऑफ पुरगाटरी हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर फायर ऑफ पुरगाटरी दूंगा। तुम्हें बस मेरा साथ देना है और स्टार अलायंस वालों के खिलाफ जाना है। और वैसे भी मेरे हाथ में गॉड लेवल की रूइन लग चुकी है जहाँ पर बहुत सारा खजाना है। अभी तक हमने सिर्फ 2 रूम्स को एक्सप्लोर किया है और वहाँ से हमें बहुत सारा खजाना मिला है। वहाँ पर डीप पता नहीं कितने ज्यादा रूम्स होंगे जिनके अंदर से हमें बहुत सारा खजाना मिल सकता है जो कि तुम्हारे स्टार अलायंस के आधे खजाने के बराबर हो सकता है। तो यही वो बड़ा सा गिफ्ट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अब जल्दी से अपना फैसला सुनाओ, क्या आपको ये गिफ्ट पसंद आया या नहीं। मीरो और उसके डैड दोनों ही उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। उसके डैड सोच रहे होते हैं बिमिंग के हाथ में जो गॉड लेवल की रुइंस लगी हैं वो तो वाकई में गॉड लेवल की रुइंस हैं। अगर वहाँ से फायर ऑफ पुरगाटरी मिल सकती है तो वहाँ पर से और भी ज्यादा बहुत ज्यादा खजाना मिल सकता है। मास्टर मी ये सोचने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और बिमिंग से कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम रुइंस का किंग बनना चाहते हो। मीरो भी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, जबकि बिमिंग आगे से हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है हाँ मैं इन रुइंस का किंग बनना चाहता हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 78 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 79 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर मी बिमिंग से कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इन रुइंस का किंग बनना चाहते हो। यहाँ पर रुइंस का किंग बनने से मतलब है कि रुइंस को कंट्रोल करना चाहते हो। बिमिंग मास्टर मी से कहता है आपको भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि स्टार अलायंस वालों के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं, एक तो वो सारी रुइंस को कंट्रोल करते हैं और दूसरा वैली ऑफ गॉड है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स और डीमंस रहते हैं। स्टार अलायंस वालों के हेडक्वार्टर तक पहुँचने के लिए हमें वैली ऑफ गॉड को पार करना पड़ता है जहाँ पर बहुत सारे डीमंस हैं और उनको पार करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसीलिए स्टार अलायंस इन दोनों चीजों पर बेस करती है। अगर मैं वेस्टलैंड की सारी रुइंस के ऊपर कब्जा कर लेता हूँ तो फिर स्टार अलायंस वालों के पास कोई भी ट्रेजर्स नहीं बचेंगे और स्टार अलायंस काफी ज्यादा वीक हो जाएगी और फिर सिर्फ वैली ऑफ गॉड बचेगी। मास्टर मी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब तुम उनकी सप्लाईज को कट ऑफ करना चाहते हो, यानी कि जब तुम रुइंस पर कब्जा कर लोगे तो उन्हें ट्रेजर्स नहीं मिलेंगे। मास्टर मी अपने आप में सोच रहे होते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, यानी कि इसके मकसद बहुत ज्यादा बड़े हैं और इसका गोल भी बड़ा है। मुझे अपनी मी फैमिली को लेकर इसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में ये लड़का बहुत ज्यादा आगे जाएगा, हम लोग स्टार अलायंस वालों को हरा सकते हैं। बिमिंग मास्टर मी से कहता है कि आपके हमारे साथ हाथ मिलाने की वजह से स्टार अलायंस वाले आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे
जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं आपकी सारी की सारी फैमिली को सेंट लेवल का हंटर बना दूं तो उसके बाद आपको स्टार अलायंस वालों से डरने की जरूरत नहीं है। मास्टर मी बिमिंग की ये वाली बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ऐसा करना पॉसिबल है? क्या तुम हम सबको सेंट लेवल का हंटर बना सकते हो? मास्टर मी अपने आप में सोच रहे होते हैं, हम लोग फीनिक्स सिटी में जो कुछ भी कर रहे थे वो सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि मैं अपनी मी फैमिली को स्टार अलायंस वालों के सामने एक फर्स्ट क्लास फैमिली बना सकूं। लेकिन यहाँ पर तो मुझे पूरी फैमिली के लिए सेंट लेवल की पावर मिल रही है, जो कि एक फर्स्ट लेवल की फैमिली बनने से कई ज्यादा बेहतर है। मास्टर मी बिमिंग से कहते हैं, भतीजे मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। बिमिंग कहता है, और वो प्रपोजल कौन सा है? और साथ ही नेक्स्ट डे दिखाते हैं गू डाउ भागता हुआ जा रहा होता है, जबकि लोग उसके पीछे लगे होते हैं, जबकि दादाजी भी उसके पीछे लगे होते हैं। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। दादाजी उसे कहते हैं, चलो फिर देखते हैं इस बार तुम कहाँ भाग कर जाते हो। ग्रैंडपा गू डाउ से कहते हैं, आज के दिन तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, आज तुम्हारी एंगेजमेंट है, वो भी मास्टर मी की बेटी मीरो के साथ। लास्ट टाइम जब तुम्हारी वैंग फैमिली में शादी होने वाली थी तब भी तुम यहाँ से भाग गए थे, इस बार तुम्हें नहीं भागने दिया जाएगा। लेकिन गू डाउ इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, लेकिन वो उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाते हैं। जब वो उसे खींच रहे होते हैं तो उस बेचारे का जूता भी वहीं पर रह जाता है। गू डाउ चिल्लाकर कहता है, मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी, कोई तो यहाँ पर आओ और मेरी हेल्प करो। जबकि स्टार अलायंस वालों की शिप का सीन दिखाया जाता है। मास्टर मी अपनी बेटी से कहते हैं, तुम्हारी शादी गू डाउ से होने वाली है, जबकि वो भी इस बात से जरा भी खुश नहीं। वो कहती है, नहीं मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती। मीरो भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है और अपने डैड से कहती है, लेकिन आप मेरी शादी उस गू डाउ से क्यों करवाना चाहते हैं? अगर आपको मेरी शादी करवानी ही है तो फिर ऐसे बंदे के साथ करवाएं जिसके नाम के साथ चैन लगा है। अगर आप चैन बिमिंग के साथ मेरी शादी करवा दें तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं गू डाउ के साथ नहीं करूंगी। फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, जैसा तुमसे कहा है वैसा ही करो, जाकर गू डाउ से शादी कर लो। तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैंने तीनों बड़े शहरों को जो कि एक नया सिटी बना है उनके साथ हाथ मिला लिया है और हम लोग स्टार अलायंस के खिलाफ जाने वाले हैं ताकि हमारी सारी की सारी फैमिली सेंट लेवल की हंटर बन सके। हमारे पास ये एक बहुत ही अच्छा मौका है और मैंने ये फैसला बहुत ही सोच समझकर किया है। मैं तुम्हारी शादी चैन बिमिंग के साथ करवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि चैन बिमिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फ्यूचर में तुम्हें मसला हो सकता है उसे छोड़ने में। अगर बिमिंग स्टार अलायंस वालों के साथ अपनी फाइट को हार भी जाता है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ तुम्हारी एंगेजमेंट करवा रहे हैं, हम तुम्हारी एंगेजमेंट को तोड़ देंगे। मीरो के डैड उसे कहते हैं, ये सब कुछ मैं अपनी मी फैमिली के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। मैंने तो वैनशेंग को भी मार डाला था जो कि पहले तुम्हारा मंगेतर था, ताकि मैं उनके सामने अपनी वफादारी को साबित कर सकूं। इसलिए आप चुपचाप उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, मेरे प्लान को खराब मत करो और वहाँ पर जो कुछ भी होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन आकर मुझे देना। मीरो वैसे तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन फिर भी वो अपने फादर की बात को मान लेती है। नेक्स्ट सीन बिमिंग के हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ पर बूढ़ा फॉक्स भागता हुआ आता है और कहता है, एक बहुत ही बुरी खबर है। बिमिंग उसे कहता है, अब क्या हो गया? वो बूढ़ा फॉक्स कहता है, वैली ऑफ गॉड की माउंट जूली से कुछ डीमंस यहाँ पर आए हैं, वो लोग मैसेज लेकर यहाँ पर आए हैं। बूढ़ा फॉक्स बिमिंग से कहता है, माउंट जूली हम सारे बीस्ट के लिए एक सेक्रेट पैलेस है, हम सारे डीमंस उस जगह को बहुत ज्यादा मानते हैं, वो हमारे लिए एक हॉली लैंड है, वो इन रूइन से भी पहले की जगह है। बहुत सारे एंशियंट नस्ल के डीमंस वहाँ पर पहले राज किया करते थे, लेकिन अब वो यहाँ से चले गए हैं। लेकिन अब उस जगह पर एक एम्परर डीमन किंग आ गया है जो कि उस जगह पर राज कर रहा है और सारे के सारे डीमन उसकी बात मान, और वो वहाँ पर जितने भी डीमंस हैं उन सभी का किंग है। बिमिंग उस बूढ़े फॉक्स की बात सुनने के बाद सोचता है कि मैंने स्टार अलायंस में भी इस बारे में कुछ नहीं पढ़ा। माउंट जूली एक बहुत ही ज्यादा सेक्रेट पैलेस है, उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, मुझे इतना पता है कि वहाँ पर सारे डीमंस रहते हैं और बहुत सारे एंशियंट डीमंस भी वहाँ पर रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन रूइंस की तरह वहाँ पर भी कोई ऐसा खजाना छुपा हुआ है जिसके बारे में हमें नहीं पता। क्या पता मुझे वहाँ पर जाकर कुछ एक्सप्लोर करने को मिल जाए। बिमिंग बूढ़े फॉक्स से पूछता है, लेकिन जो मैसेंजर यहाँ पर आया है वो डीमन जो कि जोली माउंटेन से यहाँ पर आए हैं, उन्होंने क्या बताया है? वो यहाँ पर किस लिए आए हैं? बूढ़ा फॉक्स बिमिंग से कहता है, मुझे इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ पर आए उन्होंने आते ही कहा कि वो सिटी लॉर्ड से मिलना चाहते हैं, यानी कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें बुलाने के लिए आ गया हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बिमिंग भी ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। मास्टर ज़ैंग कहते हैं, हमारा आधा शहर पहले से डिस्ट्रॉय हो चुका है, मी फैमिली वालों ने हमारे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अगर ये भी यहाँ पर कोई मसला क्रिएट करने के लिए आए हुए तो फिर क्या होगा? एक और पैट्रियार्क बिमिंग से कहते हैं, मास्टर मी ने वू वैनशेंग को भी मार दिया था, अगर उन्हें पता चल गया कि हम लोग किसी और मसले में फंस चुके हैं और उनका साथ नहीं दे सकते तो वो तो इस शादी को भी कैंसिल कर देंगे और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, हम उनको क्या जवाब देंगे? बिमिंग उन सब से कहता है, तुम सब लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, सभी लोग शांत हो जाओ। एम्परर डीमन किंग का मैसेंजर मुझसे मिलने के लिए आया है, मैं जाकर उससे मिलता हूँ और देखता हूँ क्या
क्या पता ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर हो। वो सारे लोग भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बिमिंग बूढ़े फॉक्स से कहता है वो लोग इस वक्त कहाँ पर हैं। बूढ़ा फॉक्स उसे कहता है वो लोग इस वक्त मेरे घर पर हैं। मैंने उन्हें वहीं पर रोक दिया था। मैंने स्पेशली उनके लिए शराब का बंदोबस्त किया है और खाने का। वो लोग वहीं पर हैं और मजा कर रहे हैं। बिमिंग उन सब से कहता है मैं और बूढ़ा फॉक्स जाकर उस मैसेंजर से मिलते हैं और तुम सब लोग बाकी सब लोग यहीं पर अपनी तैयारी करो। हो सकता है कि हमें फाइट करनी पड़े, इसलिए तुम सब लोग रेडी रहना। नेक्स्ट सीन में बिमिंग डीमन सिटी में आ जाता है जहाँ पर वो मैसेंजर लोग बैठे हुए हैं। बूढ़ा फॉक्स बिमिंग को अपने घर में लेकर जाता है जहाँ पर वो मैसेंजर बैठे शराब पी रहे हैं। बिमिंग जैसे ही अंदर दाखिल होता है तो सामने कुछ पिगी होते हैं। उनमें से एक पिगी ने अपने हाथ में बूज का एक बड़ा सा गिलास पकड़ा होता है जबकि बाकी के बेहोश हो चुके होते हैं। वो कहता है तुम में से कोई भी इस मास्टर को हरा नहीं सकता जब पीने की बात आती है। बिमिंग भी उन सबको देखकर हैरान हो जाता है और कहता है मुझे ये कोई डीमन मैसेंजर नहीं लगते, मुझे तो ये शक्ल से ही कोई माउंटेन के बैंडिट्स लगते हैं। बूढ़ा फॉक्स बिमिंग से कहता है हालांकि इन सब की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं है और ये साइज में भी काफी ज्यादा छोटे हैं, लेकिन इन सब के ऊपर डीमन एम्परर किंग का ब्लड मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये अकेले 10 को भी संभाल सकते हैं। जबकि बिमिंग डीमन ब्लड मार्क का सुनने के बाद सोच रहा होता है कि अपनी ब्लड अलायंस के टाइम में मैंने भी ये बात सुनी थी कि डीमन ब्लड मार्क भी कोई चीज होती है। बहुत ही कुछ पावरफुल एम्परर रैंक के डीमंस ऐसा करते हैं, वो अपनी ब्लड लाइन को बहुत ज्यादा कंडेंस कर देते हैं और दूसरे डीमंस के ऊपर अपना मार्क छोड़ देते हैं। जब भी वो डीमंस किसी मुश्किल में होते हैं तो वो अपने उस मार्क को रिलीज करते हैं जिसके अंदर से सील ओपन होने से वो लोग ब्लड लाइन की पावर को यूज कर सकते हैं। बिमिंग कहता है लेकिन इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए डीमंस को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए कोई भी डीमन एम्परर अपने जैसे डीमंस के अलावा अपना ब्लड मार्क किसी के ऊपर नहीं छोड़ता। इन सब को देखकर तो लगता है कि इनका डीमन एम्परर किंग वो भी एक पिग होगा। वो सारे पिगी बिमिंग से कहते हैं हमें तो समझ नहीं आ रही कि ओल्ड फोक्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिर भी वो तुम्हारे जैसे इंसान के सामने उसने हार क्यों मान ली। वो मैसेंजर आके बढ़ता है और बिमिंग से कहता है हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक डीमन हो या फिर इंसान हो, हमारे डीमन एम्परर किंग के ऑर्डर्स बिल्कुल क्लियर हैं। उन्होंने कहा है कि जहाँ से भी कोई डीमन मिलता है जिसकी कल्टीवेशन किंग लेवल से अप की है उसे हमारे पास गॉड वैली में लेकर आओ ताकि वो हमारे साथ मिलकर फाइट कर सके। बिमिंग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आए डीमन एम्परर को किसके लिए मदद की जरूरत है, वो किसके खिलाफ फाइट करना चाहते हैं, कहीं वो स्टार अलायंस वालों के खिलाफ फाइट तो नहीं कर रहे, क्योंकि स्टार अलायंस तक पहुँचने का रास्ता वैली ऑफ गॉड से होकर गुजरता है। बिमिंग उस मैसेंजर से पूछता है अचानक डीमंस को किस लिए जरूरत है मदद की, आखिर वहाँ पर क्या हुआ है, मुझे ये सारी बात एक्सप्लेन करो। वो मैसेंजर बिमिंग से कहता है ये हमारे डीमंस की बात है, राज की बात है, हम लोग तुम्हें ये नहीं बता सकते, ये हमारे डीमंस का मसला है। तुम एक इंसान हो, तुम इस डीमन सिटी के सिटी लॉर्ड हो, इसलिए मैंने तुमसे ये पूछ लिया। मैं तुमसे कहता हूँ कि इन सब को वहाँ पर जाने से मत रोकना, जो भी लोग हमारे साथ वहाँ पर मदद करने के लिए जाने वाले हैं। बिमिंग आगे से मुस्कुराता है और उसे कहता है मैसेंजर ने तो बहुत ज्यादा गलत समझ लिया, असल में मैं एक इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं भी एक डीमन हूँ जो कि इंसान की शक्ल में हूँ। बूढ़ा फॉक्स भी बिमिंग की ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मैसेंजर बिमिंग से कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एक इंसान हो, तुम डीमन कैसे हो सकते हो। बिमिंग कहता है हाँ मैं एक डीमन हूँ। मैसेंजर कहता है हाँ वैसे मैंने इस बारे में सुना तो था कि हमारे कुछ डीमंस ऐसे हैं जो कि एम्परर लेवल में जाने के बाद अपनी शक्ल को चेंज कर सकते हैं, वो एक इंसान की बॉडी ले सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ तुम वैसे कौन सी नस्ल के डीमन। अब बिमिंग को इस बारे में नहीं पता होता कि वो उसे कौन सी नस्ल के बारे में बताए। वो बूढ़े फॉक्स की तरफ देखता है। बूढ़ा फॉक्स कहता है अब जबकि झूठ बोल ही दिया है चलो फिर मैं भी इसका साथ दे देता हूँ। बूढ़ा फॉक्स उसे कहता है शायद लगता है कि मैसेंजर को इस बारे में याद नहीं रहा। हमारे डीमंस में एक रूल है कि हम लोग एक दूसरे के बारे में ये नहीं पूछ सकते कि वो कौन सी नस्ल से है। इसको एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। जब एक डीमन अपने एम्परर रैंक में जाता है तो वो अपनी बॉडी को इंसानी बॉडी में चेंज कर सकता है ताकि वो अपनी कमजोरियों को छुपा सके और किसी दूसरे को उसकी कमजोरियों के बारे में ना पता चल सके। इसलिए हमारे डीमंस में ये रूल है कि कोई भी उससे इस बारे में नहीं पूछेगा और ना ही उसे कोई फोर्स करेगा कि वो इंसानी शक्ल से दोबारा अपनी बीस्ट की शक्ल में आ जाए। और मैसेंजर बूढ़े फॉक्स की बात सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है मुझे याद आ गया, मुझे याद है ये रूल, ठीक है मैं इससे नहीं पूछता। मैसेंजर बिमिंग से कहता है अच्छा ठीक है अब जबकि तुम भी एक डीमन हो तो फिर ठीक है मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ कि वहाँ पर क्या मसला चल रहा है। वो उसे बताता है कि जो डीमन एम्परर है वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। अब क्योंकि वो ज्योली माउंटेन का एम्परर है लेकिन कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स और डीमंस हैं जो कि उसको एम्परर मारने से मना कर रहे हैं। और हमने तो यहाँ तक सुना है कि उन डीमन और मॉन्स्टर्स की बैकिंग के लिए कुछ इंसान हंटर्स भी हैं जो इस सारे मसले में शामिल हैं और वो उनका साथ दे रहे हैं। इसकी वजह से ये सारे डीमंस बगावत कर रहे हैं। हमारे डीमन एम्परर किंग ने कहा है कि हमें वेस्टलैंड से जितने भी इस तरह के डीमंस मिलते हैं
जिनकी कल्टीवेशन हाई है वो सारे ज्यूली माउंटेन में जाएं और जाकर हमारी हेल्प करें ताकि हम लोग उन हंटर्स और डीमंस को हरा सके। बीमिंग भी जब बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसे कौन से हंटर हैं जो कि इन डीमंस के खिलाफ हैं। हो सकता है कि ये सारे के सारे हंटर स्टार अलायंस की तरफ से हों। अगर ये बात वाकई में सच है कि वो सारे के सारे स्टार अलायंस की तरफ से हैं तो फिर तो मेरा जाना वहाँ पर बनता है। मुझे इन डीमंस की हेल्प करनी चाहिए ताकि मैं स्टार अलायंस वालों को हरा सकूं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 79 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल की एपिसोड 80 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे एक बिग मॉन्स्टर आता है जो कि ज्यूली माउंटेन से मैसेंजर बनकर आया है डीमन एम्परर का। वो यहाँ पर आकर बताता है कि डीमन एम्परर को आप लोगों की जरूरत है। वो चाहता है कि जितने भी मॉन्स्टर्स और डीमंस हैं जिनकी कल्टीवेशन हाई है वो सारे ज्यूली माउंटेन पर आ जाएं क्योंकि उसे किसी के साथ फाइट करनी है। कुछ हंटर्स वहाँ पर मसला क्रिएट कर रहे हैं। बीमिंग भी ये बात सुनकर सोच रहा होता है, लगता है कि स्टार अलायंस वालों के कुछ हंटर्स उनके साथ मसला क्रिएट कर रहे हैं, इसी वजह से वो लोग उनसे फाइट करना चाहते हैं। अगर ये लोग वाकई में स्टार अलायंस वालों के साथ फाइट करना चाहते हैं तो मुझे भी वहाँ पर जाना होगा। मैं भी स्टार अलायंस वालों के खिलाफ फाइट करूंगा। बीमिंग उस बिगी मॉन्स्टर से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पर्सनली अपनी आर्मी को लेकर वहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर जितने भी डीमंस हैं वो सभी मेरे साथ आएंगे, मैं भी वहाँ पर आऊंगा। बूढ़ा फॉक्स बीमिंग से कहता है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई, ये तो हमारे डीमंस का मसला है, फिर इसमें तुम क्यों शामिल होना चाहती हो, तुम हमारे साथ वहाँ पर हेल्प करने के लिए क्यों जाओगे। बीमिंग कहता है, हालांकि एक मी फैमिली हमारी साइड पर हो गई है लेकिन वहाँ पर स्टार अलायंस में हजारों की तादाद में फैमिलीज हैं, इसलिए सिर्फ एक फैमिली से हाथ मिलाना काफी नहीं है। हमें स्टार अलायंस वालों से वैली ऑफ गॉड को छीनना होगा। आज या कल स्टार अलायंस की हेड कमांड को हमारे इस नए शहर के बारे में पता चल जाएगा और मुझे नहीं लगता कि हमारा नया शहर उनके खिलाफ खड़ा हो पाएगा या नहीं। हमें अपने इस नए शहर को इस काबिल बनाना है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा कब्जा स्टार अलायंस के वैली ऑफ गॉड के ऊपर हो जाए जहाँ पर ज्यूली माउंटेन है। एक बार हमने अपने फुट होल्ड वहाँ पर बना लिए उसके बाद स्टार अलायंस वालों के पास यहाँ पर आना मुश्किल हो जाएगा। बूढ़ा फॉक्स बीमिंग से कहता है, तुम्हारा आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन जहाँ पर तुम जाने वाले हो वहाँ पर हजारों की तादाद में डीमन और मॉन्स्टर्स होंगे। तुमने इस मैसेंजर पिगी को तो बेवकूफ बना लिया, इसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई नहीं थी इसलिए ये तुम्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन तुम उन सारे मॉन्स्टर्स को बेवकूफ नहीं बना पाओगे, ना ही डीमन एम्परर को। और वहाँ पर कुछ ऐसे डीमंस भी हैं जो कि तुम्हें सूंघकर ही पहचान लेंगे और वो हंटर से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। बीमिंग उससे कहता है, ब्रदर फॉक्स तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें 100 अलग अलग डीमंस का ब्लड इकट्ठा करके लाना होगा। नेक्स्ट सीन डीमन सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पर वो बूढ़ा फॉक्स जाता है और एक पिगी मॉन्स्टर जो कि उससे छुप रहा होता है वो उसको पकड़कर उसका ब्लड निकाल लेता है। बीमिंग फिर से अपनी अल्केमी कर रहा होता है, उसके पास एक बड़ी सी अंगीठी होती है जिसके अंदर वो उन मॉन्स्टर्स के ब्लड को डाल रहा होता है। बीमिंग कहता है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी से किसी मॉन्स्टर की स्मेल आए तो मुझे उस मॉन्स्टर का ब्लड इसमें शामिल करना होगा। बीमिंग कहता है, क्योंकि इस रेसिपी को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसी वजह से स्टार अलायंस वालों ने कभी भी इस रेसिपी को नहीं बनाया क्योंकि उन सबको इसके इंग्रेडिएंट्स मिलना इतना ज्यादा मुश्किल था, वो इसको मुश्किल समझते थे। बीमिंग उसके अंदर ब्लड डालने के बाद वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक मुझे जो कुछ भी चाहिए था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, अब मुझे बस इंतजार करना है कि कब मेरी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट सीन कुछ दिन के बाद का होता है। गू फैमिली के मेंशन का सीन दिखाते हैं जिसे काफी ज्यादा सजाया गया होता है क्योंकि गू फैमिली के गू डाओ यानी कि यंग मास्टर गू डाओ की एंगेजमेंट होने वाली है। बहुत सारे लोग वहां पर आ रहे होते हैं और ग्रैंडपा गू को बधाई दे रहे होते हैं कि उनके पोते की एंगेजमेंट होने वाली है, वो भी मी फैमिली की लड़की के साथ। हाल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ किंग और उसकी छोटी बहन ज्यू दोनों बैठे होते हैं जबकि बूढ़ा फॉक्स भी वहीं पर आ जाता है। डोंगफेंग ज्यूस बूढ़े फॉक्स से कहती है, ओल्ड मैन फॉक्स तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो चैन बीमिंग की हेल्प कर रहे थे ब्लड इकट्ठा करने में, फिर यहाँ पर किससे आ गए। बूढ़ा फॉक्स कहता है, आज का दिन बहुत ही खास दिन है, आज गू डाओ की एंगेजमेंट होने वाली है इसलिए मुझे तो यहाँ पर आना ही था, मैंने ब्लड इकट्ठा करने का काम कुछ दूसरे डीमंस को दे दिया है। जबकि वहीं पर हमारे दूल्हे को भी दिखाते हैं, गू डाओ वहाँ पर छुप कर देख रहा होता है। गू डाओ कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं, अब मैं यहाँ से भाग कर कैसे जाऊंगा। जबकि उसका कसन भी उसके पीछे खड़ा होता है और उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गू डाओ से कहता है, मेरे पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया है, अब मैं क्या करूँ, मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जाकर किसी डॉक्टर को चेक करवाना होगा। उसका कजन उसे पकड़ लेता और कहता है, नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते, लास्ट टाइम जब तुम्हारी एंगेजमेंट थी वैंग जी के साथ तब भी तुमने यही बहाना बनाया था और तुम यहाँ से भाग गए थे, इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, चाहे तुम्हें कितना ही दर्द क्यों ना हो, तुम यहाँ से नहीं जाओगे।
गुड नाउ अपने कजिन से कहता है हम दोनों कजिन्स हैं, हम दोनों की बॉडी में एक जैसा ब्लड है, हम ब्लड रिलेटेड ब्रदर्स हैं, क्या तुम मुझे आग के कुएं में गिरता हुआ देख सकते हो? कजिन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम किसी कुएं में जाकर नहीं गिरने वाले, ये तो सिर्फ एक एंगेजमेंट है हमारे न्यू सिटी के फ्यूचर के लिए, तुम्हें ऐसा करना होगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें हेल में फेंका जा रहा है, वो लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है। गुड नाउ अपने कजिन से कहता है अच्छा अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम्हें गू फैमिली की फिक्र भी है तो क्यों ना तुम उस लड़की से शादी कर लो। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। कजिन उसे खींचते हुए कहता है चलो जल्दी करो, अपनी बकवास बंद करो, इस तरह बच्चों की तरह बिहेवियर करना बंद करो। गुड नाउ चिल्लाकर उसे कहता है नहीं मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता, अगर मुझे किसी से शादी करनी भी है तो मैं किसी खूबसूरत लड़की से करूंगा, इस तरह की अगली लेडी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मीरो भी वहीं पर आ जाती है और कहती है गुड नाउ तुम किसको अगली कह रहे हो, मैं इतनी भी बदसूरत नहीं दिखती, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ। गुड नाउ का कजन उसको देखकर शर्माना शुरू कर देता है और कहता है हालांकि ये चैन बिमिंग की वाइफ की तरह ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ की न्यू सिटी में जितनी भी लड़कियां हैं उनमें सबसे ज्यादा प्यारी है, तुम्हें अपने भाई के लिए इसे जाकर शादी करना ही होगी। गुड नाउ भी अपने कजन की हरकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मीरो उन दोनों से कहती है तुम दोनों तो बिल्कुल बेवकूफ हो, अगर मेरे फादर का ये ऑर्डर नहीं होता और न्यू सिटी में हमारे फुट होल्ड की बात ना होती तो हम लोग ऐसी शादी कभी भी नहीं करते, मैं तो तुम लोगों को देखना भी पसंद नहीं करती, मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी मी फैमिली के फ्यूचर के लिए कर रही हूँ, इसका और कोई मतलब मत समझना। गुड नाउ से कहता है चाहे तुम्हारा कोई भी मकसद हो लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मीरो भी उसे कहती है क्या वाकई में तुम मुझे रिफ्यूज कर रहे हो? गुड नाउ हंसते हुए अपने कजिन से कहता है कजिन ये लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, क्यों ना तुम इस लड़की से एंगेजमेंट कर लो, और वैसे भी मेरे कजिन को देखकर तो लगता है ये तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। मीरो गुड नाउ से कहती है सभी लोगों ने मिलकर इस फैसले को पूरा किया था कि हम दोनों की एंगेजमेंट होगी, तो अब तुम इस बात से मना करके अगर तुम ये एंगेजमेंट नहीं करते तो फिर तुम्हारी गू फैमिली वालों की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। गुड नाउ से कहता है मैं एक इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ जिसे जहाँ मर्जी बांध दिया, मैं अपनी फैमिली का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा, जहाँ मेरा दिल करेगा मैं वहाँ पर करूंगा। गुड नाउ आगे बढ़ता है और उसे कहता है मीरो मुझे लगता है कि तुम भी शादी नहीं करना चाहती, तुम भी सिर्फ अपनी फैमिली के दबाव में आकर से एंगेजमेंट कर रही हो। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, क्यों ना हम दोनों इकट्ठे यहाँ से भाग चलते हैं, इससे हमारी शादी नहीं हो पाएगी। मीरो उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है मैंने कभी भी अपने फादर की बात को नहीं टाला, जो भी मेरे फादर ने कहा वो मैंने किया, उन्होंने जहाँ शादी करने का कहा मैं वहाँ पर मान गई, लेकिन ये लड़का यहाँ पर मुझे अपने फादर के खिलाफ जाने का कह रहा है, इससे नहीं लगता कि अगर ये यहाँ से भाग जाएगा तो इसकी फैमिली की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, सारे लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे। वो लोग अभी वहीं पर खड़े बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त ली फैमिली के ब्लैक पकोड़ा के मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं। गुड नाउ उन सब से कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मास्टर ली कहते हैं हम लोग यहाँ पर तुम दोनों को बधाई देने के लिए आए हैं। गुड नाउ मास्टर ली से कहता है अगर तुम यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं चैन बिमिंग यहीं पर है, अगर इस बार तुमने उसके साथ पंगा लिया तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, ना ही तुम्हें और ना ही तुम्हारी ब्लैक पगोडा को। मास्टर ली आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें अभी भी लगता है कि चैन बिमिंग अभी तक जिंदा होगा, और साथ ही चैन बिमिंग के मेंशन के अंदर एक जबरदस्त धमाका होता है उसी रूम में जहाँ पर बिमिंग बैठा हुआ उन सारे ब्लड्स को मिक्स कर रहा है और अपने लिए एक मेडिसिन बना रहा है। ब्लैक विडो और गुड नाउ भी उस धमाके की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गुड नाउ चिल्लाते हुए मास्टर ली से कहता है कमीने तुमने क्या किया है, वहाँ पर एक्सप्लोजन क्यों हुए हैं? मास्टर ली गुड नाउ से कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं, हमने सुना था कि बिमिंग अपने लिए कुछ मॉन्स्टर्स के ब्लड को इकट्ठा कर रहा है, तो हमें भी कुछ मॉन्स्टर्स ऐसे मिल गए जो कि उसके लिए ब्लड इकट्ठा कर रहे थे, तो हमने उस ब्लड कुछ ऐसा शामिल कर दिया जिससे एक्सप्लोजन हो सकता है। जाओ किंग और शुई दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और मास्टर ली से कहती हैं तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे हो। शुई से कहती है मेरा भाई मुझे वापस करो। मास्टर ली उन्हें कहते हैं ये सब कुछ मैंने नहीं किया, ये तो इन मॉन्स्टर्स ने किया है जो कि उसके खिलाफ थे, इस सब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारे बिमिंग को इन मॉन्स्टर्स ने मारा है। जाओ किंग कहती है लेकिन ये सारे मॉन्स्टर्स तो हमारे न्यू डीमन सिटी के हैं, फिर इन सब लोगों ने ऐसा क्यों किया होगा? आए बिमिंग से इन सब को क्या मसला हो सकता है? वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स मास्टर ली के सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं क्या हम लोग ली फैमिली वालों को फॉलो कर सकते हैं? आज के बाद हम लोग आपके डीमंस हैं। मास्टर ली उन सबसे कहते हैं और वैसे भी आज मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया हूँ, आज मेरे साथ कोई और भी है। हाँ लेकिन मैं ब्लैक पकोडा वालों की तरफ से नहीं आया। मास्टर ली हंसते हुए उन सबसे कहते हैं ये न्यू सिटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, इसलिए मैं आज यहाँ पर कब्जा करने वाला हूँ। हमारी ली फैमिली अब इस नए सिटी पर रूल करेगी। आज मैं अपनी ली फैमिली के बिहाफ पर यहाँ पर आया हूँ, इसलिए तुम सब लोग ज्यादा रेजिस्ट मत करना, चुपचाप इस सिटी को मेरे हैंड
डिलीवर कर दो। और अगर तुम सब लोगों ने रेजिस्ट करने की कोशिश की तो मैं इस बात को श्योर बनाऊंगा कि तुम सब लोगों को जहन्नुम में भेज दूं। मीरो अपने डैड से कहती है, डैड कहीं ये स्टार अलायंस की लीड ट्राइब वालों के बारे में तो नहीं बात कर रहा। फादर उसे कहते हैं, हाँ मुझे भी यही लगता है कि ये स्टार अलायंस के लीड ट्राइब के बारे में बात कर रहा है, जो कि स्टार अलायंस की एक फर्स्ट क्लास फैमिली है। और मैंने सुना है कि लीड ट्राइब से बहुत सारे एम्परर रैंक के हंटर भी स्टार अलायंस में शामिल हुए हैं और हर साल वहाँ से बहुत सारे एम्परर रैंक के हंटर निकलते हैं। फादर उसे कहते हैं, हम बस यहीं पर खड़े होकर देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर हमें लगा कि ली फैमिली वालों का पलड़ा भारी है तो हम लोग ली फैमिली वालों के साथ हाथ मिला लेंगे और इस नए सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और फिर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी शादी हम लोग ली फैमिली के किसी लड़के से कर दें, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद बिमिंग वहाँ पर आ जाता है। मास्टर ली ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये अभी तक जिंदा कैसे है? इसको तो उस धमाके में मर जाना चाहिए था। वो डीमन जिसने वहाँ पर बॉम्ब भेजा था वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इसके पास जो ब्लड भेजा था मैंने उसके अंदर सारे के सारे एक्सप्लोसिव वाले इंग्रेडिएंट शामिल किए थे, जिसकी वजह से वो फटा है और वहाँ पर धमाका भी हुआ है। फिर ये जिंदा कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे पहले से पता चल चुका था कि ब्लड के अंदर कुछ न कुछ मिक्स हुआ है? बिमिंग आगे बढ़ता है और उस डीमन से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल किए थे जिनके बारे में मुझे नहीं पता था। तुम्हारे इस नए तजर्बे की वजह से मैंने अपनी मेडिसिन को कम्प्लीट कर लिया है। मैं इतना ज्यादा परेशान था कि मेरे से एक बीस्ट पिल नहीं बन पा रही थी, लेकिन तुमने जो मुझे ब्लड दिया था उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल थे जिनकी वजह से मेरी रिफाइनिंग बहुत ज्यादा आसान होगी और मुझे समझ आ गई कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ और मैंने अपनी बीस्ट पिल को बना लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी आगे से यू आर वेलकम कहता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 80 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।